खास। तो व्यू एसक्यूएल में जब आप बनाते हैं तो इसको बनाने के पीछे मेन कारण होता है सिक्योरिटी। ये एक वर्चुअल टेबल की तरह वर्क करता है। इसमें जो डाटा होता है वो रियल टेबल से लिया जाता है और एक वर्चुअल टेबल बना के दे दी जाती है, लेकिन इसमें जब आप काम करते हो तो वो बिल्कुल रियल टेबल पे होता है। इसको सिक्योरिटी पर्पज के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे मान लीजिए आप को मुझे काम करवाना है किसी टेबल के ऊपर और मेरे पास एक टेबल है एम्प्लॉय। अब उस टेबल में कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल है। अगर मैंने वो टेबल का एक्सेस आपको दे दिया तो आप तो वो डाटा देख लोगे कि नहीं देख लो, आपको दिख जाएगा वो डाटा। तो करूँ क्या? काम भी करवाना है और डाटा भी नहीं दिखाना। डाटा डिलीट थोड़ी ना करूँगा, फिर फायदा क्या होगा? तो यहाँ पर सबसे आसान तरीका है व्यू। तो मैं क्या करूँगा, एक वर्चुअल टेबल बनाऊंगा और जो डाटा मुझे आपको दिखाना है वो उसमें पहुंचा दूंगा। फिर मैं वो जो व्यू बनेगा वो आपको दे दूंगा काम करने के लिए। आप उस पर जब काम करेंगे तो बिल्कुल टेबल जैसा अनुभव आपको होगा। आपको नहीं पता लगेगा व्यू है, आपको कैसा अनुभव होगा? बिल्कुल टेबल जैसा, जैसे आप टेबल पे काम करते हैं। तो इससे मुझे क्या मिल जाएगी? सिक्योरिटी मिल जाएगी। तो इसी पर्पज़ के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? व्यू का इस्तेमाल करते हैं, और किसी दूसरे पर्पज़ के लिए इसका यूज़ नहीं होता। अभी समझ में आ गया? अब प्रैक्टिकल करके आपको दिखाएंगे। तो देखो कि आप व्यू को कैसे बना सकते हैं, इसका तरीका देखिए। तो उससे उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर SQL को ऑन कर लेता हूँ। ये हमने ऑन किया, यहाँ पर हमने डाला पासवर्ड, ये हो गया कनेक्ट। एक न्यू टैब लेते हैं, कंट्रोल टी, यहाँ पर हम पहुँच गए। अब मेरे पास एक टेबल है एक डाटाबेस के अंदर। डाटाबेस का नाम है माई डेटाबेस और इसके अंदर टेबल है एम्प्लॉय। ये तो गायब हो गई। EMP चेक कर लेते हैं, ये भी नहीं है। देखो कोई ना कोई टेबल तो होना चाहिए, भी तो बताएंगे हम आपको। तो इसमें कौन सा टेबल है? एम्प्लॉय तो है इसमें। यूज़ करते हैं इसे और एम्प्लॉय टेबल चेक करते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। तो ये हमारे पास इसमें क्या डाटा पड़ा हुआ दिख रहा है आपको? डाटा सारा दिख रहा होगा। अब इसके अंदर ना पता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? मेरे को इस टेबल पे आप लोगों से काम लेना है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को किसी भी एम्प्लॉय की डेट ऑफ बर्थ और सैलरी दिखाई दे। नहीं चाहता ना। सिर्फ मैं क्या दिखाना चाहता हूँ आपको? एम्प्लॉय की ID, एम्प्लॉय के नाम, एम्प्लॉय की सिटी, एम्प्लॉय की जेंडर, बस। और मुझे कुछ नहीं दिखाना आपको, ठीक है? तो ये चीज़ें मैं देना चाहता हूँ। और साथ में मैं आप लोगों को किसी को भी दिल्ली का डाटा नहीं देना चाहता भाई। मैं नहीं चाहता दिल्ली का रिकॉर्ड आप देखें, क्योंकि आप भी दिल्ली में ही काम करते हैं, तो आपको अपने साथ वाले लोगों का डाटा दिख जाएगा। दिल्ली का डाटा भी नहीं। तो दोनों तरफ से मैं सिक्योरिटी दे रहा हूँ, लिमिटेड रोज और लिमिटेड कॉलम मैं दे पा रहा हूँ। तो ये कैसे होगा? तो एक मैं वर्चुअल टेबल क्रिएट कर दूंगा जो बिल्कुल टेबल होगी, लेकिन हकीकत में एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है? इन रियलिटी डज नॉट एग्जिस्ट। अब वो कैसे बनता है? तो मैं यहाँ पर क्रिएट करूँगा एक व्यू। कैसे बनाना है? सिंपल लिखो आप, क्रिएट व्यू, अपनी व्यू का नाम लिख दो, कोई भी नाम दे दो। मैंने इसको नाम दे दिया, मान लीजिए क्लाइंट नाम दे दिया, कोई भी नाम दे सकते हो, ठीक है? तो ब्लू कलर में आ रहा है तो कीवर्ड हो गया, कुछ और नाम दे दो। क्लाइंट यूजर दे दिया मैं, क्लाइंट यूजर। आगे स्टार्ट करा, अब मैंने एज कर दिया। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा? डेफिनेशन दे दूंगा। डेफिनेशन देने के लिए इसका एक सिंटैक्स होता है, उसको फॉलो कर लेना। यहाँ देखो, यहाँ आ जाइए। तो सिंपल सा सिंटैक्स है, जब भी व्यू बनाओगे, क्रिएट व्यू, आपके व्यू का नाम, और एज लगा के डेफिनेशन देनी होती है। एज क्या है? उसका एक सिंटैक्स है, बस इतना सा सिंटैक्स, और कुछ नहीं है। जो रिकॉर्ड आपको देना है फिर तो नीचे सिलेक्ट आप दे दीजिए करके। अब मेरे को एम्प्लॉय टेबल से डाटा निकाल के यहाँ पर देना है, तो मैंने देना स्टार्ट किया। सिलेक्ट, क्या क्या देना है? एम्प्लॉय की ID देनी है, एम्प्लॉय का नाम, एम्प्लॉय की एज, सिटी, जेंडर, ये चीज़ें मैंने दे दी उसमें, ठीक है? कंडीशन भी लगा दी यहाँ पे। ये तो टेबल बता दिया मैंने कि एम्प्लॉय टेबल से देना है। कंडीशन लगा दी मैंने, वेयर जो सिटी है
ठीक है, वो नॉट इक्वल टू होनी चाहिए दिल्ली, यानी दिल्ली की सिटी नहीं होनी चाहिए, यानी दिल्ली नहीं उसमें जाना चाहिए, बाकी का डाटा चलाए। क्वेरी को बंद कर दिया मैंने, बन गया व्यू। अभी हम इसे रन करते हैं। सो वी हैव क्रिएटेड। अब कोई क्लाइंट अगर मेरे पास आएगा या आप लोग आएंगे तो मैं आपको एम्प्लॉय टेबल नहीं दूंगा, मैं आपको क्लाइंट यूजर टेबल दूंगा। अब ये टेबल पे देखिए हम जैसे नॉर्मली काम करते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लाइंट यूजर, आ गया वही डाटा। अब इसमें अगर मेरे को कोई रिकॉर्ड अपडेट करना है तो अपडेट भी होगा। देखो अपडेट टेबल का नाम सेट किया, नाम यहाँ डाल दिया मैंने राजू, कंडीशन लगाई वेयर एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू 1, तो जिसकी एम्प्लॉय आईडी 1 होगी उसका नाम क्या हो गया, राजू हो गया। चेक करो, राजू हो गया ना। ये केवल यही नहीं हुआ है, आपकी असली टेबल पे भी हो गया है। अगर आप अपनी ओरिजिनल टेबल पे चेक करोगे ना तो वहाँ भी हो गया है ये सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, वहाँ पे भी क्या आ रहा है, राजू आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैं रिकॉर्ड डिलीट करूँगा तो डिलीट भी होगा। तो यहाँ पर व्यू का आपको मतलब समझ में आना चाहिए। व्यू क्यों यूज करते हैं, वर्चुअल टेबल होती है, सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज करते हैं। टेबल का कुछ ना कुछ डाटा ऐसा जरूर होता है जो हम किसी को शो नहीं करना चाहते, तो उन चीज़ों को हाइड करने के लिए एक वर्चुअल टेबल बना दी जाती है जिसके ऊपर आप उससे काम ले सकते हैं। वर्चुअल टेबल जब आप उसको असाइन करोगे तो वो उस टेबल पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करेगा तो वो हकीकत में आपके रियल टेबल पे माना जाएगा। सो ये कॉन्सेप्ट होता है व्यू का। कल को मान लीजिए अब आपको परमिशन अलाउ करनी है कि ये जो व्यू आपने बना के दिया है आपको दिल्ली की वैल्यू भी उसे दिखानी है, काम करवाना पड़ रहा है आपको, तो दिल्ली का डाटा भी उसको दिखाना है आपको। तो इस टेबल में आप दिल्ली का डाटा कैसे अलाउ करोगे, आप अपने व्यू को ऑल्टर कर दोगे। क्या करेंगे हम उसे ऑल्टर कर देंगे। ऑल्टर मतलब क्या होता है, उसकी डेफिनेशन को चेंज करने के काम आता है। ये कर दिया मैंने ऑल्टर, और यहाँ पर मैं अब सारा डाटा दे दूंगा, तो सिटी वाली जो कंडीशन है हटा दूंगा। अब मैं इसे रन करता हूँ तो व्यू बन गया। अब जो क्लाइंट होगा ना जिसको मैंने डाटा दिया होगा क्लाइंट यूजर को, उसको दिल्ली का भी डाटा दिखाई देगा, दिख रहा है। अब व्यू वगैरह पे काम हो गया, बाद में वो चला गया, तो अब इसका करके रख के करना क्या है, आप हटा दीजिए इसको। इसको हटाने के लिए आप ड्रॉप कर देंगे इसको, आप लिखेंगे ड्रॉप व्यू और आपके जो भी व्यू का नाम था वो आप डाल देंगे, खत्म। अब ऐसा कोई व्यू आपके पास नहीं है, अगर आप इसे चलाएंगे तो अब नहीं चलेगा। तो ओवरऑल व्यू का जो कॉन्सेप्ट था वो हो जाता है खत्म। अभी कोई सवाल किसी का, खत्म ना। अब बोला तो है आएगा, पूरी बात नहीं सुनते आप लोग। सब कुछ होगा ना, इंसर्ट भी होगा, अपडेट भी होगा, डिलीट भी होगा। और कोई डाउट किसी का, खत्म हो गया ना। सिंपल सटीक क्लियर एंड कॉन्साइज, खत्म कॉन्सेप्ट। 5 मिनट लगे तो लगे, अब ये थोड़ी ना जल्दी क्यों खत्म हो गया, तुम पूछ लो है तो कोई डाउट तुम्हें, बढ़ूँ आगे। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब बचे 3 टॉपिक हमारे पास। तो अगला टॉपिक हमारा है कि सीक्वल के डाटा को एक्सेल में कैसे हम इंपोर्ट करते हैं, या फिर अगर एक्सेल में कोई डाटा आपके पास होता है उसको सीक्वल में कैसे एक्सपोर्ट करते हैं। ये दोनों चीज़ें हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो देखो मेरे पास यहाँ पर ये डाटा है, अभी आपने देखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, मेरे पास क्या है, ये डाटा यहाँ पर मौजूद है। मेरे को ये डाटा एक्सेल में पहुँचाना है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। आप लोग अपने सीक्वल पे जब आते हैं तो यहाँ पर ये जो डाटा आपको यहाँ पे शो होता है, दिख रहा है ना सबको, तो यहाँ पर आपको एक्सपोर्ट दिखाई देता है, ये आपकी फाइल को एक्सेल में भेजता है। आपके पूरे डाटा को तुरंत कहाँ भेज देगा, एक्सेल में भेज देगा। आप क्लिक कर दीजिएगा इसमें। अब देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब भी आपका डाटा कभी भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है तो वहाँ पर एक्सेल का जो फॉर्मेट यूज़ होता है उसको CSV फॉर्मेट बोलते हैं। एक्सेल के 4 तरह के फॉर्मेट होते हैं फाइलों के। एक्सएलएस एक्स होता है एक फॉर्मेट, एक एक्सएलएस एम होता है मैक्रो फाइल का, और एक CSV होता है जो भी यहाँ पर चल रहा है, और एक एक्सएलएस बी होता है बाइनरी फाइल, ठीक है। तो यहाँ पर अभी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जब भी फाइल यूज़ की जाती है वो CSV फाइल होती है। CSV फाइल की खास पहचान होती है कि उसमें जो डाटा होता है उस पर कोई फॉर्मेटिंग नहीं रहती, और इसमें बाय डिफॉल्ट आपको एक ही शीट मिलती है। तो CSV फाइल एक तरह से प्लेन टेक्स्ट होता है, उसमें कलर, डिज़ाइन, फोटो, इमेजेस ये नहीं होती। कभी किसी CSV फाइल को डाउनलोड करना, उसमें सिर्फ क्या होता है, एक प्लेन टेक्स्ट होता है। अब मैं यहाँ से जब डाटा CSV में भेजूंगा तो वहाँ पर मेरे को एक प्लेन टेक्स्ट दिखाई देगा। उसके डाटा को जब मैं यहाँ पर भेजूंगा तो वहाँ भी उस फाइल में एक प्लेन टेक्स्ट होना चाहिए। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर आपके पास कोई एक्सेल की फाइल है और उसमें आपने डिज़ाइनिंग, फॉर्मेटिंग दे रखी है, और उस डाटा को अगर आप एक्सेल में भेजना चाहेंगे तो नहीं आएगा, एक प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट होना चाहिए। इसका मतलब एक्सेल के डाटा को पहले आपको CSV में कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद आप उसको
MySQL में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो एक बेसिक फंडामेंटल है, इसको ध्यान रखना। तो हमने क्या करना है, लोकेशन मुझसे मांग रहा है, तो चलिए मैं डेस्कटॉप दे देता हूँ। ये मेरे को नाम पूछ रहा है किस नाम से सेव करना है, तो मैं यहाँ पर इसका नाम क्लाइंट रख देता हूँ। गॉट इट। अभी मैं इसको करता हूँ एंटर, नीचे सेव एज अ टाइप CSV आ ही रहा है, मैंने करा एंटर और ये डाटा मेरा वहाँ चला गया। दिखा देते हैं आपको। तो यहाँ आप देख सकते हैं मेरे पास एक एक्सेल की फाइल आ चुकी है और इसमें वो पूरा डाटा आ चुका होगा। मैं इसे ओपन करता हूँ। आ गया डाटा। ये जो डाटा हमारे पास था ये हमारे पास पूरा आ गया। करेक्ट। अब इसी डाटा को मैं आपको ट्रांसफर करके दिखाऊंगा। कहाँ पे? MySQL के अंदर। अब मान लीजिए ये सेम डाटा मेरे को अपने MySQL में भेजना है। ये 10 है, यहाँ पे दोबारा लिख लो, 20 कर लो, 50 कर लो, कितना भी डाटा कर लो, तुरंत ये डाटा आप SQL में भेज सकते हो। इससे आपको क्या फायदा हो जाएगा, कभी कभी इंटरनेट से बड़ी बड़ी फाइलें डाउनलोड करनी होती हैं, एक्सेल में आ जाती हैं। एक्सेल के डाटा को CSV में कर लो, फिर उस डाटा को अगर SQL में कोई आपसे कहता है कि SQL में टेबल में डाल दो, तो एक एक इंसर्ट की क्वेरी कब तक चलाओगे? सीधी फाइल लो, सीधा लोड मार दो, सारा डाटा क्या हो जाएगा, SQL में लोड हो जाएगा। अब ये काम कैसे करना है, आप आ जाइए अपने MySQL में। आ गए। अब मान लीजिए मैं किसी पर्टिकुलर डाटाबेस में उस डाटा को यानी उस टेबल को बनाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर एक डाटाबेस आ रहा है DB नाम से, उसको देखते हैं क्या है उसमें। यूज DB। इसके अंदर टेबल एक बार चेक कर लेते हैं कौन कौन सी है। तो इसके अंदर ये 2 टेबल बना हुआ है, तो मैं इसके अंदर वो क्लाइंट वाला टेबल बना देता हूँ। आपको क्या करना है कि यहाँ पर अपने DB वाले डाटाबेस पे जाना है, फिर उसके बाद टेबल पे जाना है। टेबल पे जब आप जाओगे तो यहाँ पर आपको दिखाएगा कि 2 टेबल बनी हुई है। अब मेरे को एक टेबल इसके अंदर क्या करनी है, एक्सपोर्ट करनी है यहाँ पे। तो आप क्या करो, यहाँ पे राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पर इंपोर्ट का बटन आपको दिखेगा। अब मैं एक्सेल से यहाँ डाटा ला रहा हूँ तो इसके लिए इंपोर्ट हो गया, एक्सेल की नज़रों में वो एक्सपोर्ट है। अब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा इंपोर्ट विजार्ड पे। अब उसके बाद ये मुझसे पूछेगा कि कौन सी फाइल आपको लानी है वो बता दीजिए। तो CSV फॉर्मेट ये मांग रहा है मेरे से, तो मैं यहाँ पर जाकर ब्राउज करूँगा और वो फाइल उसको दे दूँगा। तो ये आ गया हमारे पास क्लाइंट फाइल। अब इसको आप ओपन करेंगे तो ये फाइल का डाटा आपको दे देता है। आ गया CSV फाइल का डाटा। सिर्फ CSV फाइल ही आप इसको दे सकते हैं, दूसरी फाइल ही दिखाएगा नहीं, एक्सेप्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट करने, इस तरीके से आपको एक फॉर्मेट या एक डाटा यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इतना समझ आ गया। इसके बाद देखो क्या करना है, यहाँ कुछ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना है, आपको नेक्स्ट पे चले जाना है। नेक्स्ट पर जाने के बाद इस तरीके से आपको दिखाएगा कि इसके अंदर ये कॉलम है और इसके ये डाटा टाइप है, और यहाँ पर दिखा भी रहा है कि आपका ये डाटा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आपको इसमें एक छोटी सी सेटिंग करनी है। वो छोटी सी सेटिंग क्या है, फील्ड सेपरेटर में यहाँ पे कॉमा देना है। यानी इसका अर्थ होता है कि जो आपकी टेबल बनेगी ना, उसमें जो कॉलम होते हैं, फील्ड मतलब कॉलम। कॉलम कैसे सेपरेट करते हो टेबल बनाते थे, याद करो, कोमा से करते थे ना। और टेबल में जब रिकॉर्ड एंटर होता है तो अलग अलग लाइन में होता है लाइन सेपरेटर। लाइन सेपरेटर का कोड होता है CR, ठीक है। फील्ड सेपरेटर का कोड होता है LF। तो जो रिकॉर्ड होता है वो तो कॉमा से सेपरेट नहीं होता ना, वो तो लाइन से सेपरेट होता है, तो LR लगा दिया। और जो फील्ड होती है वो किससे सेपरेट होती है, कॉमा से सेपरेट होती है, तो वहाँ पे आपने क्या दे दिया, कॉमा दे दिया। ये जानकारी आप उसको दे दीजिए। उसके बाद बस आपको नेक्स्ट करना है। अब ये बोल रहा है कि भैया आपका डाटा इंपोर्ट होने के लिए तैयार है, बस ज़्यादा कुछ नहीं देखना, इंपोर्ट करो। फिर एक बार नेक्स्ट दबाओ, तो 10 रिकॉर्ड उसने इंपोर्ट कर लिया है, 10 ही देना उसमें, आ गए। अब इसको फिनिश कर देना, और फिनिश करने के बाद यहाँ पर वो टेबल आपको देखने को मिल जाएगी। आ गई टेबल, इसमें रिकॉर्ड भी होगा। चलाकर देखा नहीं आया तो टेंशन नहीं लेना, अभी चलाकर देखा तो क्या हुआ, नहीं आया ना, इसको बंद करके चलाना। कॉन्फ़िगर नहीं होता है कई बार डाटा, ठीक है, बंद करके चलाना। अब हम क्या करेंगे, अब चलाते हैं, देखो ये बटन है, इसी से चल जाता है। आ गया कि नहीं आ गया, हो गया। जब आप लोगों ने एक्सेल पढ़ा था तब मैंने बोला था ना, जिस दिन आप MySQL पढ़ोगे तो आपको आराम से समझ में आएगा। एक्सेल में भाग कर खाम लोगों में मार के दिमाग को टेंशन हो जाती है, समझिए। तो ये खत्म हो गया। अभी देखिए, अब हमारा टॉपिक है प्रोसीजर। तो ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है तो आसान, एक बार समझ में आ गया तो। आपको मेन मतलब समझना है प्रोसीजर से ऐसा क्या होने वाला है। प्रोसीजर से ऐसा कुछ नया नहीं मिलने वाला आपको। जो अभी तक आप अपने ऑपरेशन परफॉर्म करते थे ना DML के, इंसर्ट अपडेट डिलीट, वही ऑपरेशन इसमें भी परफॉर्म होते हैं। तो इसको यूज़ करने के पीछे का कारण बस आपको समझना है कि वाई वी यूज इट। Store procedure is a pre-compiled collection of the SQL statement that you can execute at any time by invoking the name of the procedure. तो कुछ ऐसा खास समझ में नहीं आया होगा, मैं आगे समझ में
चलो देखो कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। देखो होता क्या है कि जब आप अपनी कोई क्वेरी लिखते हो ना SQL में, तो वो क्वेरी डायरेक्ट नहीं चलती कभी भी। ठीक है, देखो आपने मान लीजिए SQL में कोई क्वेरी लिखी, कोई भी क्वेरी लिखी, आपने लिखी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, ये लिखा आपने, ठीक है। तो ये क्वेरी डायरेक्ट नहीं चलती है। तो क्या होता है, SQL का एक इंजन होता है, SQL इंजन होता है जिसको डाटाबेस इंजन बोलते हैं। ये क्वेरी आपके डाटाबेस इंजन के पास जाती है और डाटाबेस इंजन क्या करता है, इस क्वेरी को कंपाइल करता है। जो लोग पाइथन पढ़ रहे होंगे ना, वो थोड़ा बहुत इसको कंप्लीट कर पा रहे होंगे। तो आपने अपनी क्वेरी लिखी, डायरेक्ट क्वेरी नहीं चलती। सबसे पहले ये क्वेरी क्या होती है, कंपाइल्ड होती है। कंपाइल्ड होने के बाद इसका एक कंपाइल्ड ऑब्जेक्ट तैयार होता है। अब बनता है इसका एक कंपाइल्ड ऑब्जेक्ट। अब ये कंपाइल्ड ऑब्जेक्ट में सब कुछ होता है कि भाई आपकी क्वेरी में कोई एरर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, और ये डाटा आप हमसे निकलवाना चाहते हैं। उसके बाद ये जो कंपाइल्ड ऑब्जेक्ट होता है, इसको भेजा जाता है रैम यानी मशीन के पास। जो मशीन होती है ना आपकी रियल मशीन, यानी मशीन का जो एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट होता है ना, जो एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट जो आपके कोड को एक्चुअली रन करता है, यानी मशीन जो रियल होती है आपकी, इसके पास आपका ये कोड जाता है। अब ये आपके कोड को रन करता है और आपको क्या दे देता है, आउटपुट देता है। समझ आ गई इतनी कहानी। तो आप कोई भी क्वेरी चलाते हो ना, ये प्रोसेस होता है बार बार। अब मान लीजिए मैंने ये क्वेरी चलाई, तो ये ऐसे ही आएगा, इसी रास्ते से जाएगा। मैं इस क्वेरी को 10 बार चलाऊंगा तो भी ऐसे ही आएगा, हर बार ऐसे ही जाएगा। मैं 100 बार चलाऊंगा तो भी ऐसे ही आएगा, ऐसे ही जाएगा। ठीक है, अब इसको रियल लाइफ से कनेक्ट करो, फिर आप समझोगे कि क्या प्रॉब्लम है। आप आए यहाँ पे पढ़ने के लिए, तो आगे रिसेप्शन पे आपसे कार्ड पूछा गया, कार्ड दिखाइए। आपने कार्ड दिखाया, आगे आप अगले दिन फिर आए, आपसे फिर पूछा जाएगा, फिर आ गए, आपसे फिर आओ, आप फिर पूछा जाएगा। ये हो गया नॉर्मल प्रोसेस। क्या हो गया, नॉर्मल प्रोसेस। अच्छा ये प्रोसेस कैसा, अच्छा आप आए, आपको तुरंत फेस देखे वो, कुछ नहीं मांगेगा, आप जाओ। ये अच्छा कि वो वाला अच्छा, उसमें मान लो लाइन लग रही है तो लाइन में लगना पड़ेगा कि नहीं लगना पड़ेगा। पहले एक का दिख रहा है, अभी लाइन में लग, अभी तो देख रहे हैं 2 बंदे लग रहे हैं तो 2 लाइन में लगो पहले। तो व्हाट वाज द बेस्ट, कौन सा अच्छा था, सेकंड वाला। ये सेकंड वाला क्यों अच्छा था, जब आप आए, पहली बार आए, तो उसने आपका डाटा ले लिया और आपके चेहरे को अपनी आंखों में बसा लिया। ठीक है, दूसरे तरीके से बसा लिया भाई, तो वो चला गया। अब उसके बाद वो अगले दिन फिर आएगा। अब वो अपने दिमाग में फोटो में स्कैन कर लेता है ना, भाई ये तो दे चुका है डाटा, आप चलो आइए आप जाओ। होता है कि नहीं होता। तो वो आपसे डाटा नहीं मांगेगा, यानी आपको अब कंपाइल नहीं करेगा, आपकी वेरिफिकेशन नहीं करेगा। इसी को प्रोसीजर कहते हैं। तो प्रोसीजर क्या करता है, जब आप अपनी कोई क्वेरी चलाते हो तो वो आपकी क्वेरी का जो ऑब्जेक्ट होता है, कंपाइल्ड ऑब्जेक्ट होता है, उसको अपने अंदर स्टोर कर लेता है। देखो अब मान लीजिए इसी प्रोसेस को मैंने प्रोसीजर से चलाया, किससे चलाया, प्रोसीजर के रास्ते से चलाया। तो प्रोसीजर के रास्ते में यहां पर मेरे पास होगा एक प्रोसीजर, मैं एक प्रोसीजर बना लूंगा। और इस प्रोसीजर के अंदर ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हमेशा के लिए स्टोर हो जाएगा। क्या स्टोर कर लिया इसने, कंपाइल्ड ऑब्जेक्ट स्टोर कर लिया। अब जब भी कभी मैं प्रोसीजर को रन करूंगा तो प्रोसीजर डायरेक्ट रन होगा। क्या होगा, ये डायरेक्ट रन होगा, अभी उस रास्ते से नहीं आएगा। अब इसी क्वेरी को मैं यहां से लाऊं या यहां से लाऊं, बता कौन सा अच्छा रास्ता है। एक तक घूम घूम के कौन आएगा, कौन सा अच्छा रास्ता है, ये वाला। तो आप अपनी जितनी भी क्वेरी चलाते हो, सिलेक्ट हो गई, इंसर्ट हो गई, अपडेट हो गई, कौन सा अच्छा रास्ता है, ये वाला। और इसको पूरे सिक्वल में आप पढ़ लेना, कोई नहीं पढ़ाता, मैं तो आपको फिर भी ऐसे पढ़ा रहा हूँ, तुम्हें फिर भी वो नहीं है, तुम्हें यकीन नहीं आता तुम टेस्ट कर लेना, कोई नहीं पढ़ाएगा। ठीक है, कौन सा बेस्ट रास्ता हो गया, प्रोसीजर वाला। किसी भी इंडस्ट्री में अगर आप फुल स्टैक डेवलपमेंट के बंदे हो या किसी डेवलपमेंट में जा रहे हो, तो वो हर बंदा चाहता है कि मेरा डाटाबेस ऑप्टिमाइज हो। ऑप्टिमाइज का मतलब उसकी एफिशिएंसी बढ़े। कैसे बढ़ेगी, जब ऐसे छोटी छोटी चीजों पे काम करोगे। अब ऐसे करोगे तो ऑप्टिमाइज होगा कि नहीं होगा, टाइम ही नहीं लगेगा। दैट्स माय पॉइंट। तो ये होता है मेन मकसद किस चीज का, प्रोसीजर का, इसीलिए हम इसको बनाते हैं। अब उस डेफिनेशन को आप पढ़ो तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो पढ़ो पढ़ो, इसको सब समझ में आएगा। आगे क्लियर,
डेफिनेशन को पढ़ना और उसको उस तरीके से दिमाग में डालना, वो भी एक कलाई होती है। अब तुम्हारे दिमाग में इस डेफिनेशन से पहले नहीं बैठा था, अब बैठा है उस एनिमेशन को पढ़ के, अब भूलोगे नहीं कभी भी। कभी भी कोई क्वेरी चला रहे हो, स्लो चल रही है सिस्टम में, तो क्या कहोगे, प्रोसीजर बना ले इसका। अब तुम मैनेजर हो, तुम गाइड करोगे ना, नीचे बंदे काम कर रहे हैं, उनको तो बुद्धि नहीं, तुमको तो है, तुम गाइड करो उनको, बोलो भाई ऐसे मत चला, प्रोसीजर बना इसका, चल जल्दी चलेगा, वो ऑप्टिमाइज हो जाएगा, थोड़ा थोड़ी बहुत स्पीड बढ़ जाएगी उसकी। दैट्स माय पॉइंट। अभी बना कर देखें, चलो प्रोसीजर कैसे बनता है देखिए। देखो यहाँ आ जाओ, सीधा प्रैक्टिकल करो आप। देखो मेरे पास यहाँ पर ये डाटाबेस है, माई डेटाबेस है ना, और इस डाटाबेस में हमारे पास ये टेबल भी थी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयड, ठीक है। अच्छा, इस टेबल में ये सारे रिकॉर्ड वगैरह सब कुछ है हमारे पास, है ना। मुझे करना ये है कि मेरे को रिकॉर्ड सेलेक्ट करके लाना है, लेकिन ये क्वेरी जब मैं रन करता हूँ तो पहले ये कंपाइल होती है और फिर ये रन होती है। अभी रिकॉर्ड छोटा है, पता नहीं चल रहा आपको, जब रिकॉर्ड हो जाता है ना लाखों में, तो कभी खोल के देखना है फाइल को, एक्सेल की फाइल को, अभी थोड़े बहुत रिकॉर्ड होते हैं जल्दी खुल जाती है। अभी किसी ऐसी फाइल को खोलना जिसमें सच में ही लाख 2 लाख रिकॉर्ड हो, और फिर खोल के देखना, वो टाइम लेगी आपकी। वहाँ आपको टाइम का पता लगता है, 1 सेकंड में 1000 मिली सेकंड होते हैं। अगर कोई क्वेरी रन हो रही है 15 मिली सेकंड में और कोई क्वेरी रन हो रही है 200 मिली सेकंड में, आपको अंतर पता ही नहीं लगेगा। 1 सेकंड में 1000 मिली सेकंड होते हैं, एक क्वेरी रन हुई 15 मिली सेकंड में और एक हुई 200 मिली सेकंड में, आपको फर्क पता ही नहीं लगेगा। 1 सेकंड का बहुत कम हिस्सा है, तो नहीं जान पाओगे, नहीं जान पाओगे, सिस्टम को तो पता लगता है। यही फर्क है। अभी मैं इसको चला रहा हूँ, ऐसे ही चल रहा है ना, और जब मैं उससे चलाऊंगा तब भी तुम फर्क थोड़ी ना जान पाओगे, और मिली सेकंड का फर्क होता है, ठीक है। जब बड़े डाटाबेस पे काम करते हैं तब इनकी प्रॉब्लम आती है। इसलिए छोटी लेवल पे जब काम करते हैं ट्रायल पर्पज से, तो कोई बताता ही नहीं है इस टॉपिक को, लेकिन इंटरव्यू पर पूछ लेते हैं प्रोसीजर। तो कंटेंट तो पूरा होना चाहिए। देखो मेरे कहने का मतलब ये है, बोलने को तो बहुत कुछ होता है, बट कंटेंट तो अपना पूरा पढ़ के जाओ भाई, ठीक है। ये मैं कह रहा हूँ आपसे। बाकी अपने आप को मान बनाना तो पढ़ो, अपनी एक्स्ट्रा एक्टिविटी होती है, बढ़िया, बहुत कुछ होता है। अभी देखिए आगे यहाँ पर, अब देखो इसका प्रोसीजर कैसे बनता है, ध्यान समझना। प्रोसीजर बनाने के लिए लिखना पड़ेगा क्रिएट, प्रोसीजर बनाना सिखा रहा हूँ आपको डायरेक्ट। किस चीज का प्रोसीजर, ये जो मैंने ऊपर क्वेरी लिखी है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, इसको मैं प्रोसीजर में डालना चाहता हूँ। अगर मैंने इसको प्रोसीजर में डाल दिया तो आगे भविष्य में मैं प्रोसीजर को रन क्या करूँगा, इस क्वेरी को नहीं रन करूँगा मैं कभी भी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय प्रोसीजर से रन करेंगे। तो प्रोसीजर बनाने जा रहा हूँ मैं इसका, क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर का नाम, तो मैंने नाम लिख दिया गेट एम्प्लॉय, लिख दिया मैंने नाम। अब उसके बाद आ गए हम नीचे की तरफ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा बिगिन और एंड, बिगिन और एंड। इसके अंदर मैं डेफिनेशन दूंगा कि इसमें क्या स्टोर करना है, इसको बताऊंगा क्या स्टोर करना है इसके अंदर। बिगिन और एंड क्या होगा, ब्लॉक हो गया, इसके अंदर हम अपना डाटा डाल सकते हैं। अब मैं इसके अंदर अपनी वो क्वेरी जो मैंने ऊपर लिखी है ना, इस क्वेरी को उठा के इसमें डाल दूंगा, डाल दिया। अब ये दिक्कत देगा, लाल लाल हो गया, ये पता है क्यों दे रहा है दिक्कत, समझाते हैं आपको। अगर पता हो, अगर जो पढ़ने वाला बच्चा है ना वो बात को मेरी को समझेगा, वैसे पता चल जाता है आपके हाव भाव से। किसी भी स्टेटमेंट के अंत में, सिक्वल की किसी स्टेटमेंट का अंत माना जाता है जब उसके पीछे सेमीकोलन आता है। तो यहाँ पर देखो सेमीकोलन आ गया, तो स्टेटमेंट का अंत माना गया, इसका मतलब स्टेटमेंट यहाँ खत्म हो गई है, तो एंड चला ही नहीं ना, तो प्रोसीजर तो अधूरा रह गया, एंड होना चाहिए उसमें। और मुझे इस स्टेटमेंट को बनाने के लिए सेमीकोलन लगाना पड़ेगा, कंपल्सरी है, वरना चलेगी नहीं एग्जीक्यूशन। स्टेटमेंट कैसे कंप्लीट होती है, सेमीकोलन। तो अब हम किस में पड़ गए, एक धर्म संकट में फंस गए, सिक्वल के धर्म संकट में फंस गए आप। अब स्टेटमेंट भी बनानी है और चलाना भी है, स्टेटमेंट सेमीकोलन लगाते ही खत्म हो गया। ये जो लास्ट में आप ये लगाते हो ना सेमीकोलन, ये जो भी कॉलन आप लगाते हो सेमीकोलन, इसको टेक्निकली कहा जाता है, टेक्निकली साउंड इसका होता है, इसको बोलते हैं डिलिमीटर। क्या बोलते हैं इसको, डिलिमीटर। क्या होता है, जो दो स्टेटमेंट या दो डाटा को आपस में तोड़ता है। याद करो एक्सेल में मैंने आपको प्रोसेस एक बार दिखाया था, जब टेक्स्ट फाइल के डाटा को यूज करते थे तो वहाँ डिलिमीटर हम सिलेक्ट किया करते थे, तो ये क्या होता है, डिलिमीटर होता है। तो यहाँ पर सिक्वल का जो बाय डिफॉल्ट डिलिमीटर होता है, जिसकी वजह से उसको समझ में आता है कि मेरी स्टेटमेंट एंड हो गई है, उसका नाम होता है सेमीकोलन। तो डिलिमीटर यहाँ पर दिक्कत देगा मेरे को, तो अब मेरे को कुछ समय के लिए डिलिमीटर चेंज करना होगा। क्या करना होगा, चेंज करना होगा। कैसे करूँगा देखो, तो थोड़ा सा हम सिक्वल के साथ गेम खेलेंगे। मैं सिक्वल को ये बोल के चलूंगा कि कुछ समय के लिए
आपका जो डिलीमीटर है उसको सेमीकोलन को आप भूल जाओ, तो इसको बोलूंगा भूल जाओ। अब सेमीकोलन को डिलीमीटर मत मानना, मैं इसको ये बोलूंगा, तो फिर ये कहेगा अब किसको मानूं मैं, तो मैं कोई और साइन इसको दे दूंगा। देखो कैसे, मैंने लिखा डिलीमीटर और मैंने इसको एक डिलीमीटर ये दे दिया, कुछ भी दे दो आपकी मर्जी है, मैंने ये साइन दे दिया इसको साइन। अब इसकी नजर में ये डिलीमीटर, देखो एरर नहीं आ रहा, अब सेमीकोलन को वो डिलीमीटर नहीं मानेगा। अब मैं स्टेटमेंट अच्छे से काम करूंगा, अब मेरी कभी भी स्टेटमेंट मुझे एंड करनी होगी तो क्या क्या लगाना होगा उसके पीछे, 2 बार एम्परसेंड। मैंने अपने डिलीमीटर ये बोला है ना उसको, अब मैं सिक्वल में कुछ भी लिखूं और जब मुझे लगेगा मेरी सिक्वल की स्टेटमेंट खत्म, तो मैं क्या लगाऊंगा उसके पीछे, 2 बार एम्परसेंड, तभी समझ में आएगा उसको मेरी स्टेटमेंट खत्म हुई है। तो भाई मेरी स्टेटमेंट तो यहाँ खत्म हो गई ना, तो यहाँ क्या लगा दूं, बन गया प्रोसीजर। अब मैं जाते जाते अपने डिलीमीटर को सही भी तो करूंगा, फिर तो खराब हो जाएगा मेरे काम, मैं डिलीमीटर को सही भी तो करके जाऊंगा। क्या लिखूंगा यहाँ पर, डिलीमीटर सेमीकोलन, कि वापस से सेमीकोलन बना ले भाई, बन गया ना अपना जुगाड़। अब मैं इस कोड को रन करता हूँ आपके सामने, रन कर रहा हूँ, बन गया प्रोसीजर। अब भविष्य में कभी भी मुझे ये वाली क्वेरी चलानी तो मैं इसको नहीं चलाऊंगा, मैं अपने प्रोसीजर को चलाऊंगा। प्रोसीजर को कॉल किया जाता है, क्या किया जाता है प्रोसीजर को, और क्वेरी को सिलेक्ट किया जाता है। फर्क समझ में आ गया, प्रोसीजर को क्या करते हैं, कॉल करते हैं, और क्वेरी को सिलेक्ट करते हैं। तो मैं अपने प्रोसीजर को कॉल करूंगा, गेट एम्प्लॉय, ये देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा डाटा, ऐसे बनता है प्रोसीजर। अब मैंने सिलेक्ट का आपको बता दिया, आप मेरे को बताओ, मैं आपके सामने 2 चॉइस देता हूँ, कोई भी एक प्रोसीजर में से फिर बनवा लो आप। एक चॉइस देता हूँ, आईडी डालकर रिकॉर्ड निकालना, यानी सिलेक्ट बाय आईडी। दूसरा, डेटा को इंसर्ट करना। अगला, डेटा को आईडी के आधार पर डिलीट करना। आप जिसका कहोगे मैं उसका एक प्रोसीजर फिर बना के दिखा दूंगा आपको, बाकी फिर बुद्धि लगा के अपना बना लेना। बताओ किसका दिखाऊंगा एक बना, इंसर्ट का, ठीक है। तो मैं सारे रिकॉर्ड इंसर्ट ना करके कुछ लिमिटेड रिकॉर्ड इंसर्ट कर देता हूँ, ठीक है, उससे आप फिर बाकी का अपना बना लेना। देखो कैसे बनता है, मेरे को मान लीजिए आईडी में रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, कितने रिकॉर्ड है इसमें, 10 है, 11 में डाल देंगे। एक आईडी में डालूंगा, एक नेम में डालूंगा, एक एज में, एक सिटी में, ठीक है। इनमें मैं रिकॉर्ड आपको इंसर्ट करके दिखाता हूँ कैसे डलेगा। देखो आप लिखो फिर से पहला डिलीमीटर, फिर लिखो क्रिएट प्रोसीजर एम्प्लॉय इंसर्ट, हो गया। फिर करो बिगिन एंड एम्परसेंड डिलीमीटर। तो पैटर्न समझ में आ गया आपको, ये बनाना होता है। अच्छा, अब मेरे को क्या क्या इंसर्ट करना है वो यहाँ पे डिफाइन करो, ठीक है। देखो ये नंबर है, ये भी नंबर है, बाकी तो टेक्स्ट है, दिख रहा है साफ। तो मेरे को डाटा इनपुट करना है, तो इसके पैरामीटर में इनपुट के लिए इन लिखना है। पहली वैल्यू कौन सी इनपुट करनी है, आईडी की, टाइप क्या रहेगा, इंटीजर, ठीक है। दूसरा इनपुट करना है किस चीज को, नेम को, टाइप क्या रहेगा, टेक्स्ट। और तीसरी वैल्यू क्या है, एज, इनपुट करना है, ये भी एज लिखो, टाइप रहेगा इंटीजर। तीसरी वैल्यू इनपुट करानी है सिटी, सी लिख दिया, एक जैसे कॉलम मत करना, अलग कर देना थोड़े से, सी लिख दिया मैंने, ठीक है, CTY लिख दिया, चलिए। और यहाँ पर टाइप क्या रहेगा, वेरकर। हो गया, इतना डाटा हो गया हमारा सेटअप सेट। अब यहाँ इंसर्ट की क्वेरी लगाओ अपना टेबल बनाने के लिए, इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम था एम्प्लॉय, किस किस फील्ड में वैल्यू डालनी है, EID में, ENAME में, EAGE में और सिटी में, फिर डालनी है वैल्यूज। और वैल्यूज कहाँ से आएंगी, ओ ऊपर की वैल्यू, ऊपर के वेरिएबल, आईडी गया, नेम गया, एज गया, सिटी गया, समझ गए। और सेमीकोलन लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। अभी रन कर दीजिए आप इसे, ये बन गया। अगर आप टेक्निकली करेक्ट हो ना, कोई एरर नहीं आता है कोड चलाते हैं। कभी जब हम चलाते हैं एरर वगैरह देखते हो आप, टेक्निकली अगर आप साउंड करेक्ट हो ना तो एरर नहीं आएगा आपका, आप तुक्केबाजी करते हो तब एरर आता है, समझ गए, चलेगा टेक्निकली करेक्ट। अब मैं इसमें डाटा भी इंसर्ट कर सकता हूँ, मैं लिखा कॉल, ठीक है, फिर लिखा मैंने एम्प्लॉय इंसर्ट। अब मैंने रिकॉर्ड डालना चालू किया भाई, तो आईडी 11, नाम मुकेश, एज चलो 23 डाल दिया, और सिटी सोना। अभी डालते हैं, ये गया गया ना। अब इसको चेक करके देखते हैं, कॉल फंक्शन बना रखा है ना हमने, तो एम्प्लॉय। अब 11 नंबर देखो उसमें है कि नहीं है, ये ना, तुमको बोला था एक करवा लो, कर दिया ना, हो तुम कुछ भी बोलते वो भी हो जाता।
टेक्निकली आप करेक्ट होंगे। तो ये था प्रोसीजर जो यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब कल को मान लीजिए आपको अपने सिस्टम में जितने भी प्रोसीजर बनाए कल को चेक करने पड़ जाए, आपने कितने प्रोसीजर बनाए, कैसे चेक करोगे? देखो, हाउ टू चेक ऑल प्रोसीजर। तो उसके लिए आप लिखना शो प्रोसीजर स्टेटस वेयर डेटाबेस इज इक्वल टू जो भी आपके डेटाबेस का नाम है। अब इस डेटाबेस में जितने भी प्रोसीजर होंगे सब बताएगा। दो प्रोसीजर इसमें मौजूद है। कोई प्रोसीजर अगर आपको डिलीट करना हो, जैसे मान लीजिए मेरे को इंसर्ट वाला प्रोसीजर डिलीट करना है, अब दो है तो है, अब डिलीट करना चाहते हैं प्रोसीजर, तो यहाँ पर मैं डिलीट कैसे करूँगा प्रोसीजर? हम यहाँ पे लिखेंगे ड्रॉप प्रोसीजर इफ एग्जिस्ट, क्या नाम है प्रोसीजर का? एम्प्लॉय इंसर्ट। मैंने बोला सिस्टम को अगर ये प्रोसीजर है तो डिलीट कर दो। अब मैंने रन किया, ये डिलीट हो गया। अब स्टेटस में चेक करो, ये नहीं है तो इंसर्ट भी नहीं होगा, तो प्रोसीजर की कहानी खत्म। ठीक है, तुमने सब अपने फटे वटे चेक कर लिए हैं ना? ओके, आगे भी कॉन्सेप्ट है दैट इज कॉल्ड ज्वाइनिंग। ठीक है, तो ज्वाइनिंग बेसिकली क्या होता है? रिट्रीविंग द डेटा फ्रॉम द मल्टीपल टेबल वी यूज ज्वाइनिंग। जब आपको एक से ज्यादा टेबल से डाटा निकालना हो तब हम ज्वाइनिंग का यूज करते हैं। ज्वाइनिंग बेसिकली तभी पॉसिबल है जब दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप हो, यानी वो दो टेबल आपस में एक दूसरे से क्या हो? कनेक्टेड हो, तभी आप ज्वाइनिंग लगा सकते हैं। ज्वाइनिंग के लिए दोनों टेबल के बीच में एक कॉलम का कॉमन होना कंपलसरी है। अगर दो टेबल है और उनके बीच में कोई एक कॉलम कॉमन है तभी आप ज्वाइनिंग लगा पाएंगे, वरना ज्वाइनिंग काम नहीं करेगा। अब इसको एक सैंपल से समझाने के लिए एक छोटा सा डाटा सेट लिया है ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए बात। मेरे पास एक टेबल है प्रोडक्ट और एक दूसरी टेबल है प्रोडक्ट इन्फो। इसके पास दो ही कॉलम है, आईडी और नेम, ये मैंने रिकॉर्ड डाले हुए हैं। इसके पास तीन कॉलम है, आईडी, कोस्ट और कंपनी। यहाँ पर ये प्रोडक्ट आईडी एज अ प्राइमरी की वर्क कर रहा है और इस दूसरी टेबल में एज अ फॉरेन की वर्क कर रहा है। प्राइमरी की में कभी भी रिपीट वैल्यू नहीं आती, फॉरेन की में रिपीट वैल्यू आ जाती है, यहाँ तक कि नल भी आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये डाटा आपस में एक दूसरे से क्या है? कनेक्टेड है। ये डाटा मैंने ऑलरेडी यहाँ पर आप देखिए बना रखा है, मैं इसे एक बार दिखा देता हूँ। तो ये हो गई हमारी पहली टेबल प्रोडक्ट, ठीक है, वही सेम रिकॉर्ड है। और ये हो गई हमारी दूसरी टेबल प्रोडक्ट इन्फो, तो ये भी सेम हमारे पास। ठीक है, रिकॉर्ड हमारे पास दोनों मौजूद है। अब ज्वाइनिंग की टाइप देखिए। ज्वाइनिंग जो किया जाता है आमतौर पर दो तरह का ज्वाइन होता है, एक इनर होता है, एक आउटर होता है। इनर में आपका ज्वाइन जो लगता है वो दो टेबल के बीच में लगता है और उनका जो कॉमन रिकॉर्ड होता है वो निकाल के आपको दे दिया जाता है। दोनों टेबल का क्या निकाल के देते हैं? कॉमन रिकॉर्ड। अगर मैं मान लो इनके अंदर इनर ज्वाइन लगाऊंगा तो इन दोनों टेबल में कॉमन रिकॉर्ड कौन कौन सा है? एक तो प्रोडक्ट 1 और एक P3, ठीक है ना? तो P1 और P3, अगर मैंने इनर ज्वाइन परफॉर्म करा तो केवल कौन सा रिकॉर्ड निकल के आएगा? P1 और P3 का रिकॉर्ड आपको मिलेगा। चलिए लगाएं फिर, अब दो टेबल के बीच में ज्वाइनिंग लगाते हैं और देखते हैं कि कौन सा रिकॉर्ड निकल के आता है। दोनों टेबल में जो रिकॉर्ड कॉमन होता है वो निकल के आ जाता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं आप, मेरे पास अगर एक सेट है ए, एक सेट है बी, हम लोगों ने किताबों में बहुत बार पढ़ा होगा। इसमें कुछ एट्रीब्यूट्स हैं 1 2 3 और इसमें एट्रीब्यूट है 2 4 6। अब ध्यान से देखना, ये ए का गोला है ना, और कौन सा कलर लेते हैं? पिंक। और ये बी का गोला, सेट पढ़ते हो ना मैथमेटिक्स में? तो अगर मैं ए और बी के अंदर ज्वाइनिंग लगा रहा हूँ, इनर ज्वाइन, तो दोनों में जो कॉमन है वो आएगा। दोनों में कॉमन क्या है? तो क्या उत्तर आएगा इसका? 2। सिंपल, इसी को बोलते हैं। अभी लगा के देखते हैं। तो इनर ज्वाइन कैसे लगता है? अब बहुत सिंपल है, वो भी कोई ज्यादा खास ऐसी कोई परेशानी नहीं है। देखो, आप लिखना सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट। अब टेबल का नाम काफी बड़ा है, छोटा कर देता हूँ, पी लिख दिया तो आज से मेरी प्रोडक्ट टेबल का नाम क्या हो गया? पी हो गया, कोई टेंशन नहीं है ना, ऐसे लिख लेना। इनर ज्वाइन के लिए लिखो इनर ज्वाइन, इनर ज्वाइन लिख दीजिए। अब किस पे लगानी है इनर ज्वाइन? प्रोडक्ट इन्फो टेबल, इसका छोटा नाम पीआई कर दिया। कंफ्यूज हो रहे हो? मत लिखो, कंफ्यूज मत होना बस।
मर्जी है, लगा दो, एक ही बात है। हाँ, कोई कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, नई चीज सीख रहे हो, अच्छी बात है ना, दो चीजें पता लगे, लगाओ मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो एलियास बन गया, एलियास, हाँ एलियास बना दिया हमने कॉलम का। ऐसे मैंने आपको बोला था ना टेबल का भी एलियास बनता है, आज जरूरत पड़ रही है तो बना दिया। क्यों जरूरत पड़ रही है थोड़ी देर में बताऊंगा। इतना लिख दिया मैंने। अब ज्वाइनिंग मेरे को एक कॉमन कॉलम के आधार पे लगानी होती है, तो मैं यहाँ लिखूंगा ऑन। अच्छा, प्रोडक्ट टेबल में कौन सा कॉलम कॉमन था, पीआईडी, तो लिखूंगा प्रोडक्ट टेबल का पीआईडी, तो मैं लिखूंगा पी डॉट पीआईडी। आप समझ में आया मैंने पी क्यों लिखा, नहीं तो मुझे पूरा प्रोडक्ट लिखना होता आज। मैंने उसको छोटा सा नाम बना लिया ताकि मेरे को कम लिखना पड़े। समझ गए ना बात। अब किसी बंदे का नाम होता है भवानी प्रताप सिंह, कौन बोलेगा भानु, भानु इधर ऐसे बोलते हैं। घर में नाम होते हैं ना बड़े बड़े, क्या बोलते हैं, आशा इधर आ जा, आशा रानी, कौन बोलेगा, आशा इधर है, छोटा नाम बोल देते हैं, बबलू, चिंटू, पिंटू। मैंने पी लिख दिया इसका। अब मैं लिखूंगा इक्वल टू, किसके मैच होना चाहिए, प्रोडक्ट इन्फो टेबल की पीआईडी के पास। लग गई जो, लग गई। अब क्या क्या निकालना है वो बताओ, वो बताना पड़ेगा। अगर आप नहीं बताओगे तो क्या करेगा, P1 P2 का डाटा आएगा, लेकिन कॉलम सारे आ जाएंगे। पीआईडी नाम का कॉलम दोनों में रिपीट हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा, देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा, दो बार ये प्रॉब्लम कर देगा यार। अब इससे कैसे छुटकारा पाए, यहाँ आ जाओ, यहाँ बताओ, प्रोडक्ट टेबल से तो आईडी दे दो और नाम दे दो, समझ गए, और प्रोडक्ट इन्फो टेबल से कोस्ट दे दो और कंपनी दे दो। अभी क्लियर हो जाना चाहिए कि एलियास क्यों बनाया, छोटा हो गया बस। अब बाकी जो जो निकालना है निकाल लिया। अब देखो दोनों टेबल से कॉमन रिकॉर्ड आए कि नहीं आए, इसी को ज्वाइनिंग बोलते हैं। अभी कोई सवाल, अब आ जाइए अगले टाइप पे। अगला जो ज्वाइनिंग होता है उसको बोलते हैं आउटर ज्वाइन। क्या बोलते हैं, आउटर ज्वाइन बोलते हैं। आउटर ज्वाइन मतलब कहने का कॉमन रिकॉर्ड हमेशा लाके देगा, ये ध्यान देने की। आउटर ज्वाइन का मतलब होता है कि कॉमन रिकॉर्ड तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो रिमेनिंग रिकॉर्ड होते हैं ना वो भी आपको मिलते हैं। आउटर मतलब बाहरी रिकॉर्ड भी जो होंगे वो भी, इंटरनल तो आपका है लेकिन बाहरी जो रिकॉर्ड होगा वो भी आपको दे दिया जाएगा। अब ये आउटर ज्वाइन लगाने के अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे कि वापस आते हैं अपने सिनेरियो पे, ये ए सेट 1 2 3, ये बी सेट 4 और 5, ये ए सेट का डेटा और ये बी सेट का डेटा। ये टेबल लेफ्ट साइड है तो ये लेफ्ट टेबल हो गई, और ये घेरा राइट साइड है तो ये राइट टेबल हो गया। समझ में आ गया। अगर किसी ने यहाँ पर बोल दिया लेफ्ट ज्वाइन निकालो जी, क्या निकालना है, लेफ्ट ज्वाइन, तो लेफ्ट ज्वाइन का मतलब कॉमन रिकॉर्ड, कॉमन रिकॉर्ड 2 है, कॉमन रिकॉर्ड आ गया। रिमेनिंग रिकॉर्ड फ्रॉम द लेफ्ट टेबल, लेफ्ट टेबल में रिमेनिंग रिकॉर्ड कौन से हैं, 1 और 3, ऐसे आता है, ऐसे आता है। समझ गए बात। अच्छा, अगर ये राइट ज्वाइन होता, अगर ये राइट ज्वाइन होता तो कॉमन रिकॉर्ड राइट टेबल के बचे हुए रिकॉर्ड 4 और 5, समझ गए। अब फुल ज्वाइन, अगर ये फुल ज्वाइन होता तो कॉमन रिकॉर्ड लेफ्ट के बचे हुए रिकॉर्ड और राइट के बचे हुए रिकॉर्ड, इसको फुल ज्वाइन कहते हैं। ये होता है ज्वाइनिंग, बस खत्म। इसके बाद ज्वाइनिंग, इसको ज्वाइनिंग कहते हैं। फिर 2 टेबल 3 टेबल आपको दे दी जाती है, फिर आपसे कहते हैं बेटा डाटा निकाल के लो, टास्क आते हैं, फिर अभी दिखाऊंगा आपको टास्क भी। फिर अगर वो टास्क कर जाते हो तो आपकी प्रैक्टिस हो गई। समझिए कॉन्सेप्ट ये है ज्वाइनिंग का। अभी देखो आपके सीक्वल में, माई सीक्वल में फुल ज्वाइन डायरेक्ट सपोर्ट नहीं करता। इसको निकालना चाहोगे तो इस नाम का कोई कीवर्ड चलता ही नहीं है माई सीक्वल में, सीक्वल सर्वर में चलता है, माई सीक्वल में सपोर्ट नहीं करता। लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कैसे लाना है, ये दोनों सपोर्ट करते हैं। चले करके देखते हैं। देखो मैं करने जा रहा हूँ ज्वाइनिंग को। अच्छा एक चीज और दिखाता हूँ आपको, ये इन चीजों से लिखने से बचना है आपको, ये प्रॉब्लम हो रहा है ना को लिखने से, जब डाटा सारा ही चाहिए। तो ये हमने क्यों लिखा था कोई बताएगा, रिपीट आ रहा था ना पीआईडी, उसके लिए लिखा था हमने, है ना। मैं आपको एक तरीका और बताता हूँ, एक तरीका और आप यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पर इन्हें मत लिखो, स्टार लगाओ, तो आपको सर ये तो दिक्कत दे रहा है, आईडी रिपीट मार गया। मैं ठीक है भाई, तो ये मत लगाइए। आप किसके आधार पर ज्वाइन कर रहे हो, पीआईडी के आधार पे। आप सीधा लिखो यूजिंग पीआईडी, दिस इज आल्सो परफेक्ट। अभी देखो रिपीट आ रहा है पीआईडी। दूसरा तरीका भी हो गया आपके पास, जिसमें आपको सहूलियत हो वो कर लो। तरीके तो बहुत सारे थे, सारे तरीके में आदमी कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए एक ही पकड़ा करो, एक रास्ता पकड़ लो, उसी पे चलो। जिस दिन आपके अंदर एक्सपर्टाइजेशन आ जाती है ना, अपने आप दूसरा रास्ता आप ढूंढने लगते हो।
एक साथ आपको एक सवाल को करने के 10-10 तरीके बताने चालू कर देंगे ना, आप फट जाते, ब्लास्ट हो जाता है माइंड, कितना पढ़ोगे, फिर आदमी भटका हो जाता है। तो आपके पास है 2 चॉइस रख दिए जिससे आपका मन करे, बाकी आप लिख के तो निकाल ही सकते हो, कोई मना नहीं है, स्टार मतलब आप लिख के निकालो, आपको जितना डाटा चाहिए वो भी आता है, तो उससे बच जाओगे। यूजिंग जो है एक अच्छी टेक्निक है, तो मैं प्रेफर करूंगा यूजिंग का इस्तेमाल करो आप, यूजिंग मस्ट बेटर, और पहले वाले से अच्छा है। अच्छा अब आ जाती है हम लोग कहाँ पे, लेफ्ट जॉइन पे। देखो मैंने सेम क्वेरी लिखी है यहाँ पे, ये सेम क्वेरी, ठीक है, आपको मैं डाटा दिखा देता हूँ एक बार। अगर मैंने इन दोनों टेबल पे लेफ्ट जॉइन लगाया तो कौन सा रिकॉर्ड आएगा, कॉमन रिकॉर्ड आएगा पहले तो P1 P2 मतलब P3, ठीक है। अब लेफ्ट टेबल मेरी थी प्रोडक्ट टेबल, और इसमें जो बचा हुआ रिकॉर्ड रह गया वो भी आएगा, क्या रह रहा है बचा हुआ रिकॉर्ड, P2 और P4, ये भी आएगा, ठीक है। चलो देखो अब कैसे गए हम यहाँ पे, इनर का क्या बना दिया, लेफ्ट बना दिया, बस। अब P1 P2 P3 सारा दिखेगा, देखे ये देखो आगे कि नहीं आएगा, इनका तो सारा का सारा निकला क्योंकि दूसरी टेबल से निकाल पाया, P3 P4 का दूसरी टेबल में डाटा नहीं था तो नल करके दिखा दिया, लेकिन डाटा सारा आएगा। इसी को उल्टा कर दो, राइट करोगे तो क्या होगा, राइट की साइड से निकाल देगा। कॉन्सेप्ट तो छोटा सा है, कॉन्सेप्ट में तो देर नहीं लगी, खत्म हो गया, ये देखो राइट करा मैंने, ठीक है। अच्छा खुद बताओ, राइट टेबल का डाटा पूरा आएगा, कॉमन रिकॉर्ड कौन सा है, P1 और P3, और राइट का बचा हुआ डाटा ये वाला है सोनी का, ये भी आएगा, देखो ये रन किया, ये देखो P1 P2 और P3 का बचा हुआ रिकॉर्ड आ गया। अभी समझ में आ गया, इनर समझ में आ गया, राइट समझ में आ गया, लेफ्ट समझ में आ गया। अब क्या हो जाए, फुल, फुल चलता ही नहीं है, देखो मैंने ये चलाया, फुल कभी नहीं चलता, सपोर्ट नहीं करता, फुल नाम का जो कीवर्ड है ना, देखो एरर आ गया, चलता ही नहीं है। लेकिन जुगाड़ लगाया था, सत्य है, देखो कैसे मैं बताता हूँ। जुगाड़ लगाएंगे इसका, देखो कैसे, इसको तो हटाइए। देखो ये मैं डाटा उठा रहा था लेफ्ट वाला, और ये मैं डाटा उठा रहा था राइट वाला, ठीक है, ये लेफ्ट का ये राइट का। अब एक चीज समझो आप, अगर ए के अंदर सेट है 1 2 3, और बी में आपके पास सेट वैल्यू है 2 4 5, ठीक है। आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा ए यूनियन बी, पढ़ा है किसी ने, तो इसका उत्तर कितना आता है पता है, कॉमन रिकॉर्ड और ऊपर के बचे हुए रिकॉर्ड और नीचे के बचे हुए रिकॉर्ड, आता है कि नहीं आता, ये चीज हम वहां लगा देंगे। अब देखो लेफ्ट साइड से जब डाटा उठाया, देखना ध्यान से, लेफ्ट से जब डाटा उठाया था तो रिकॉर्ड क्या निकला था, P1 याद करते रहो है ना, और P3 और P2 और P4, याद आया कुछ, ऐसे निकला था। अच्छा राइट लगाया था तो क्या निकला था, P1 P3 और नल, ये निकला था ना, नल निकला था ऐसे। अगर मैं यहाँ पर लेफ्ट यूनियन आर कर दूं तो समझ गए अब आप, P1 का आएगा, P2 का आएगा, P3 का आएगा, P4 का आएगा और नल का आएगा, हो गया काम, हो गया कि नहीं हो गया। अब यही तो करना है, यहाँ पे जाके क्या लगाना है, यूनियन, ये बस हो गया। अभी मैंने रन किया, एक और डाटा आ गया। अब मेरे को ये पता है कि मैं तुमसे क्या सवाल कर सकता हूँ, तुम उसका उत्तर नहीं दे पाओगे, पढ़े गए हो कंप्लीट, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को एक टास्क पैनल दिखाता हूँ पूरा, उस पर प्रैक्टिस करेंगे, ये मैं आपको भेज दूंगा, इसमें लिखे हुए हैं डाटा, इसमें कोई दिक्कत आएगी। यहाँ देखिए अब टास्क प्रैक्टिस, हमारे पास एक FDI नाम का डेटाबेस है जिसमें मैंने 3 टेबल बनाई है, अभी तक आपने 2 टेबल से डाटा निकाला है, ठीक है। अब मेरे पास कितनी टेबल है, 3 टेबल है भाई साहब। 3 टेबल में क्या करेंगे, हम क्वेरी लगाना सीखेंगे। फिर 3 टेबल कौन सी है, एक है कस्टमर टेबल, एक है प्रोडक्ट टेबल और एक है सेल्स टेबल। इसमें लिखा हुआ है कि किस कस्टमर ने कौन सा प्रोडक्ट खरीदा, कितनी क्वांटिटी खरीदी। अब इसके नीचे सॉल्व करने के लिए कुछ सवाल है, अब इस तरह के सवाल आपको दिए जाते हैं, सिक्वल पढ़ लिया ना आपने, अब सवाल ऐसे आते हैं आपके पास क्वेरी के लिए, आप सिक्वल डेवलप करो, आप सवाल निकाल के दो क्वेरी, आपका मेन काम सिक्वल में क्या होता है, क्वेरी लिखना, बस आपको क्वेरी लिखना है। अब देखो ये डाटा दे दिया आपको, ऐसे कोई डाटा दे देगा, क्वेरी लिख के देना। अब देखो पहला सवाल, ये एक तरह इस तरह के प्रोजेक्ट होते हैं आपके पास, आप कहीं काम करोगे तो क्वेरी लिखना होता है, बस एक मेल आ जाएगी उसमें टास्क होंगे, आपको क्वेरी लिख के देना होता है, तो उसी का एक छोटा सा प्रोजेक्ट आप मान सकते हैं। तो 3 टेबल हमारे पास है, ये तीनों टेबल मैंने यहाँ पर बना रखे हैं, नाउ वी गो थ्रू दैट, देखिए।
अभी 2 टेबल का यूज नहीं कर रहा मैं यहाँ पर, 3 टेबल्स यूज करके मैं यहाँ इस्तेमाल करूंगा। तो मैंने यूज करा डेटाबेस एफडीआई, इसमें तीनों टेबल आपको एक बार चेक करा देता हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, आ गया ना, वही सेम डाटा है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट, तो सैंपल के रूप में इतना ही ले रखा है कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स, ठीक है, सारा डाटा आ गया। अब सवाल करना है, आप लगा सकते हो तो आप बता देना कैसे निकलेगा। पहला सवाल, डिस्प्ले द नेम एंड द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट बॉट बाय द स्मिथ। आपको प्रोडक्ट का नाम और प्रोडक्ट की कॉस्ट बतानी है जो स्मिथ ने परचेज करे। अब आपको डाटा तीनों टेबल से मिक्स करके निकालना है, एक से तो निकलेगा नहीं, तो पहले 3 टेबल को ज्वाइन कर लो। क्या करोगे पहले तीनों को? जब भी कभी ऐसी स्थिति आ जाए कि 3 टेबल 2 टेबल से मिक्स होके कहीं से डाटा आ रहा है, क्या करेंगे? ज्वाइन करेंगे। ये दिमाग में आ जाना चाहिए। ज्वाइन करने के लिए पहला रूल क्या था? सभी टेबल के बीच में कनेक्टिविटी होनी चाहिए। तो इस टेबल को देखो कहाँ कनेक्ट हो रही है, ये देखा। अगर मैंने यहाँ देखा तो मुझे पता लगा कि कस्टमर टेबल प्रोडक्ट से कनेक्ट हो रही है सीआईडी के आधार पर, हो रही है कि नहीं हो रही है? अच्छा, प्रोडक्ट टेबल यहाँ कनेक्ट हो रही है पीआईडी के आधार पर, तो ये टेबल तीनों आपस में क्या है? कनेक्टेड है। इसका एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो, कस्टमर टेबल, प्रोडक्ट टेबल और ये सेल्स टेबल। तो कैसे कनेक्ट हो रही है? ये यहाँ कनेक्ट हो रही है और ये यहाँ कनेक्ट हो रही है। ऑल द 3 टेबल्स आर कनेक्टेड। काम खत्म हो गया, ठीक है। तो पहला हमने पैमाना पैरामीटर जिसको बोलते हैं वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन हो गया। तीनों जब भी 2 टेबल कनेक्ट होती है कॉमन एट्रीब्यूट देखा जाता है। देखो कस्टमर और जब सेल्स टेबल कनेक्ट हो रही है तो सीआईडी के आधार पर हो रही है। प्रोडक्ट और सेल्स टेबल जब कनेक्ट हो रही है तो पीआईडी के आधार पर हो रही है। कनेक्टिविटी बिल्कुल लग सकती है, लग सकती है। अब तीनों के बीच में कनेक्टिविटी कर दो, क्या कर देंगे? ज्वाइनिंग, इनर ज्वाइनिंग आप फिट कर दो, सबके बीच में कॉमन कनेक्टिविटी लागू हो जाएगी। अब कैसे लगाना है? तीनों को कनेक्ट करेंगे यहाँ पर। नाउ कनेक्ट ऑल टेबल्स। अब मैंने 3 करी है, मेरे को लिखे आप 30 टेबल का ढांचा लिया हो, कनेक्टिविटी ढूंढूंगा, कर दूंगा। अब मैंने 3 की ढूंढ लेना, कनेक्टिविटी कर देंगे। कस्टमर को पहले किससे कनेक्ट करूंगा? सेल्स से, और फिर प्रोडक्ट से कर देंगे। समझ में आया? कस्टमर और प्रोडक्ट को कनेक्ट नहीं कर सकता मैं, कैसे कर सकता? कस्टमर को सेल से करूंगा, फिर प्रोडक्ट को सेल से करूंगा, सिंपल। देखो कैसे करना है, आप लिखो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, ये समझ गया ना, छोटा नाम। इनर ज्वाइन कौन सा? सेल्स, ये छोटा नाम। किसके आधार पर होगी? समझ रहे हो ना बात मेरी? खत्म, ये तो करना पड़ेगा। अब मेरे को फिर करनी है ना ज्वाइनिंग, क्या लिखूंगा? इनर ज्वाइन। अब किस पे लगानी है? प्रोडक्ट टेबल पे। किसके आधार पर लगेगी? पीआईडी। अब सोचो कोई दूसरी टेबल होती फिर उठा लेता। सोच के देखो, बस कल्पना करो, क्या लिखता? इनर ज्वाइन, फलाने टेबल का नाम, देखता कौन सा कॉमन आ रहा है टेबल, अपने आप उठा, अपने आप ले लेता है वो, ठीक है। अभी क्या हो गया? डन हो गया, लग गई ज्वाइनिंग, तीनों पे लग गई। अच्छा, अब ये पैटर्न हमेशा कॉपी करके अपने पास रखो। इसी के आधार पर देखो सारे क्वेश्चन खत्म है। पहला क्वेश्चन क्या था भाई? जिस व्यक्ति का नाम स्मिथ है उसके प्रोडक्ट का नाम बताओ, कॉस्ट बताओ, यही बताना है ना। देखो कॉलम देख लो क्या है, पी नेम, पी कॉस्ट, सी नेम, ठीक है भाई। मैं गया यहाँ पे कंडीशन लगाई, वेयर कस्टमर नेम इज इक्वल टू स्मिथ। क्या क्या निकालना है वो यहाँ डाल दिया। एक तो कस्टमर का नाम बता दो, एक प्रोडक्ट का नाम बता दो, एक प्रोडक्ट की कॉस्ट बता दो, मारा एंटर, आ गया। अब आप चाहो तो वेरीफाई कर लो, करना चाहते हो अपना देख लो भाई। देखो स्मिथ का C1 है, C1 ने एक तो P1 खरीदा यानी मॉनिटर खरीदा, एक इसने P2 खरीदा, P2 मतलब इसने लैपटॉप भी खरीदा है, एक इस भाई साहब ने P3 भी खरीदा है, P3 मतलब SSD, तीनों ही खरीदे, तीनों आ रहे हैं ना रिकॉर्ड में। मतलब ये क्वेरी परफेक्ट चली। अगर मैं यहाँ पर कोई और नाम लिख दूँ, जैसे कि रानी लिख दिया, तो रानी ने लैपटॉप खरीदा है, देखो चेक करो, रानी C3 है, C3 ने P2 खरीदा है, P2 मतलब लैपटॉप है, बस खत्म, क्वेरी बन गई झटके से। अब आगे की क्वेरी बच्चों आप बनानी है, अब दिखाऊंगा आपको है। मेरे पर छोड़ दिया तो ये 11-20 तक खत्म हो जाएगी क्लास, इसको 30 तक बढ़ा लो, ठीक है। अपना लगाओ आप ब्रेन। ये दूसरा सवाल है, डिस्प्ले द अमाउंट ऑफ द टोटल सेल इन 2022। 2022 में टोटल कितने की सेल हुई है बताइए। ये डाटा है, 2022 की सेल्स क्रिएट करनी है। पहले तीनों टेबल में क्या होगी? ज्वाइनिंग होगी, ये लगा दी ज्वाइनिंग, ठीक है। ये पहला सॉल्यूशन था, क्या था ये? पहले का सॉल्यूशन था। क्वेश्चन क्या है वो मैं आपको फाइल भेज दूंगा, उसमें देख लेना। ये दूसरे का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, दूसरे का, ये पहले का। हाँ जी बताओ कैसे कैसे निकलेगा, आप देख लो अपना। जब लगे ना सर इशारा कर देना, मैं चालू हो जाऊंगा, ठीक है।
करो करो यहाँ पे वेयर एस डेट, सेल्स टेबल की एस डेट आगे 2022। अभी निकाल के देखें 2022 का डाटा आता है कि नहीं आता। नहीं 2022 का बता रहे ना, 2022 में तो 10 प्रोडक्ट 10 डेट होंगे तो कब तक देंगे हम, नहीं दे पाएंगे ना। कर लो, ग्रुप बाय कर लो, ग्रुप बाय कर लो, जैसे मर्जी करो। देखो ग्रुप बाय एस डॉट एस डेट। यहाँ कर देते हैं, मेरे को कॉलम चाहिए एक तो डेट चाहिए, ठीक है। सेल्स किसकी, देख लो मेरे को चाहिए टोटल सेल। हाँ सेल कहाँ से निकालेगा, टोटल का कोई कॉलम नहीं है मेरे पास। पी कॉस्ट, इसके अंदर पी कॉस्ट डाल देते हैं, प्रोडक्ट टेबल की पी कॉस्ट। अभी रन करूँ, ये तो एरर आ गया। 2022 का टोटल सेल निकालना है। वैसे आइडिया लगाओ 2022 की सेल हुई कितनी है, चेक करो। देखो 2022 में एक तो दो प्रोडक्ट बिके हैं P1 वाले दो 20,000 एक हो गए, काउंट करते रहना। 2022 में दो प्रोडक्ट P2 के बिके हैं 64 एक हो गए, ठीक है, काउंट कर लेना भाई। और 2022 में P1 का एक प्रोडक्ट 10 एक बिका है, तो टोटल कितने की सेल हुई है, 94,000 की सेल हुई है, ये निकाल के दिखाना है। हमने वेरीफाई किया ना ऐसे। अब छोटा डाटा कर लिया, और डाटा बहुत बड़ा वेरीफाई थोड़ी ना करते, वहाँ क्वेरी काम आती है कि नहीं आती, इसलिए क्वेरी सीखते हैं। अभी कैसे निकालोगे, निकला नहीं, 94,000 तो दूर दूर तक नहीं आ रहा। अभी मैं कर लूँ, 15 हो रहे हैं, टाइम जा रहा है इसलिए कह रहा हूँ, कर लूँ। नहीं तो ये सारे सवाल आप लोगों के ऊपर मर दूंगा, करना है फिर आप लोगों को टास्क, बच्चे हो आप, स्टूडेंट को टास्क दूंगा मैं आपको। अभी करवाना चाहते हो तो बोलो, कर दूँ। कर लो। हाँ हाँ बोलो। यूजर डिफाइंड फंक्शंस होते हैं कि जिन्हें आप अपने आप से खुद से बना सकते हो, अगर आप चाहो तो खुद अपने खुद के फंक्शन बना सकते हो। कहो तो बना के दूँ, ठीक है, ये कर लेना खुद ही। अब मैं बना के दिखाता हूँ, कंटेंट में है हमारे। चलो देखो कैसे बनता है, आ जाओ यहाँ पे। देखो मान लीजिए मेरे को एक फंक्शन बनाना है खुद का। फंक्शन समझते हो ना, जैसे मैक्स वैक्स के मीन वगैरह के फंक्शन होते हैं। मान लीजिए मैं खुद का अपना एक फंक्शन बनाना चाहता हूँ, और जैसे कि मेरे को दो नंबर ऐड करने हैं। क्या करने हैं मुझे, ऐड टू नंबर, उसका मेरे को एक फंक्शन चाहिए। मैं जब भी कॉल दो नंबर दूँ, कॉल हो जाएगा। तो मैं फंक्शन कैसे बनाऊंगा, मैं यहाँ पर सबसे पहले डिलीमीटर लिखूंगा, वही चेंज करना है आपको, इसे डिलीमीटर बना लिया। अब मैं फंक्शन बनाऊंगा, मैं लिखूंगा क्रिएट फंक्शन। मैं फंक्शन को नाम दे दूंगा, मैंने नाम दे दिया माई सम, है ना। कुछ भी नाम दे दो, ऐसा नाम देना जो ना बना हुआ हो। तो मैं इसको क्या नाम दूंगा, सम तो बना होता है तो सम 2 दे देता हूँ, सम तो बना होता है, या कंफ्यूज कर दिया, सम फंक्शन लिख देता हूँ। अरे तरीके, ऐड लिख देता हूँ, ठीक है, ऐड नहीं होता, ऐड लिख देता हूँ। मैं इसमें दो वैल्यू पास करूँ, दो नंबर ऐड करने हैं, दो वैल्यू पास करूंगा। एक मैंने एक्स पास कर दिया इंटीजर टाइप का, एक मैंने वाई पास कर दिया इंटीजर टाइप का, बढ़िया। अच्छा, कोई भी फंक्शन होता है हमेशा क्या करता है, रिटर्न करता है। क्या करता है, हमेशा रिटर्न करता है। तो मैं रिटर्न कर दूंगा यहाँ पर। क्या रिटर्न करेगा, फंक्शन देख के बताओ। मैं इसको दो नंबर देता हूँ तो बदले में नंबर ही तो देगा, तो इंटीजर रिटर्न कर दिया, ठीक है। अच्छा, अगर मेरे को वैल्यू रिटर्न ही करवानी है तो मैं यहाँ पर एक कीवर्ड लिखूंगा, डिटरमिनिस्टिक। ये लिखो, इसी से वैल्यू रिटर्न होती है। अगर ये नहीं लिखोगे तो वैल्यू रिटर्न नहीं होगी। यानी डिटरमिनेट कर रहा है, वैल्यू निश्चित करके दिया, ये मतलब गारंटी दे रहा है आपको, कागज पे लिख के मैं वैल्यू दूंगा आपको। अब मेरे को क्या करनी है, डेफिनेशन देनी है। ऐसे करते थे ना, डिलीमीटर बंद कर दिया। अब अंत में डिलीमीटर को मैं सेट कर दूंगा, हो गया। अभी कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब आ जाओ डेफिनेशन, यहाँ पे देखो डेफिनेशन जुगाड़ पानी यहाँ पे चलता है क्रिएट फंक्शन का। अब देखो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैंने लिखा डिक्लेयर, एक फंक्शन बनाया, एक वेरिएबल बनाया रिजल्ट, ठीक है। ऐड एक कीवर्ड के रूप में दिखा रहा है तो दिक्कत दे रहा है मुझे, ऐड दिखा रहा है ना ब्लू ब्लू, तो कोई और नाम डाल दो, अभी ठीक हो गया ना। तो ऐड एक कीवर्ड है इसलिए नहीं ले रहा, तो मैं इसका नाम ऐड या फिर माई ऐड कर देता हूँ। कोई ऐसा नाम आप दो फंक्शन का जो बना हुआ ना हो, उसको आप दे सकते हो। मैंने माई ऐड कर दिया। अभी मैं यहाँ पर कार्रवाई करता हूँ, मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया रिजल्ट नाम का, इंटीजर टाइप का कर दिया। चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं।
हाँ डिक्लेयर करना है। स्पेलिंग तुम देख लिया करो उसमें दी, यहाँ पर आ गई। अब मुझे क्या करना है, इसमें सेटिंग करनी है। सेटिंग क्या करनी है, सेट करूंगा क्या, जो मेरा वेरिएबल है उसमें x और y को जोड़ दूंगा, मिलेगा ना रिजल्ट, ये रिटर्न कर दूंगा। हो गया काम, बन गया फंक्शन। आज से हमारा खुद का फंक्शन तैयार हो गया। क्या नाम है उसका, माई ऐड। ये मेरे को क्या निकाल के दे सकता है, 2 नंबर का ऐड करके दे सकता है। इस तरीके से फंक्शन बनते हैं, कोई भी फंक्शन आप बना सकते हैं। ये रन किया, बन गया। अब इसको चला के दिखाते हैं। फंक्शन वैसे ही चलते जैसे नॉर्मली आप चलाते थे, याद करो, कर डेट ऐसे ही चलाते थे, याद आया, चलता था ना। अब हमारे फंक्शन का नाम बताओ, क्या नाम है। ऐसा फंक्शन होता नहीं था, लेकिन हमने बना दिया। आज देखो, ऐसा नहीं होता था ना, बन गया। डालो वैल्यू, ना चले तो मुझे बताओ। ये चल गया, यही होता है फंक्शन। मना तो नहीं करा कि मैं फंक्शन नहीं बता रहा तुम्हें, तुम्हारे कोर्स में देखो। अब तो नहीं बच रहा कुछ भी, ज्वाइनिंग भी खत्म, वो भी खत्म, टास्क रह गए थे कुछ भी। अरे इवन ओड का फंक्शन बना के दिखाना है तुम्हारा टास्क है, ठीक है। जब बन जाए मेरे को भेज दो, एक फंक्शन बनाओ इवन ओड का चलो। नहीं नहीं, कुछ भी बनाओ, उसकी क्या लिमिटेशन है, कोडिंग है ये तो, आप कैसा भी कोड लिखो इसके अंदर। अच्छा, अभी मैं अभी कुछ कह रहा था, एक बच्चा क्या कह रहा था, सब वाला कौन सा, वो 2022 वाला, 2022 वाला कहाँ गया, ये रहा 2022 वाला। इसको क्या करना है, मैं बनाऊँ इसे। अच्छा, 2022 की सेल बतानी है, इतना ही सवाल था, ठीक है, ओके। ठीक है, मैं इसको ग्रुप बाय ईयर निकाल लेता हूँ। इसका क्या निकाल लिया, ईयर। तो ईयर का डाटा ग्रुप हो गया अपने आप ही, 2010 का 2011 का हो गया ना, झंझट खत्म। ईयर निकालते। अब यहाँ आ जाऊंगा मैं, यहाँ क्या निकालना है, यहाँ सोचता हूँ। एक तो यहाँ पे ईयर प्रिंट कर दूंगा उस चीज का जिसका निकाला है मैंने, समझ में आई बात। अब मेरे को यहाँ पे टोटल करना है। टोटल में दिक्कत कर रहे हो तुम लोग, टोटल नहीं आ रहा तुमको निकालना, ठीक है। टोटल में दिक्कत कर रहे हो। अब टोटल में क्या दिक्कत कर रहे हो, देखो डेटा को देखो, आ गया डाटा डाटा डाटा, डेटा को देखो। टोटल करना है ना। जब टोटल कैसे होगा, इसकी कॉस्ट और इसकी क्वांटिटी मल्टीप्लाई होंगी। टोटल तो तभी निकलेगा जब कॉस्ट और क्वांटिटी मल्टीप्लाई होंगी। उठाओ, यहाँ पे उठा के रखो, सब कुछ ज्वाइन है, घबराना मत, आप डाल दें उसी को उठाए। तो प्रोडक्ट टेबल की कॉस्ट मल्टीप्लाई सेल्स टेबल की क्वांटिटी। हमने जब वेरीफाई किया था तो 94,000 निकला था 2022 का। अब मेरे को 2022 का ही निकालना है ना, तो यहाँ कंडीशन लगाने की कोशिश करूंगा। पहले मैं इसी को निकाल के देखता हूँ, नहीं तो बाद में देखते हैं कंडीशन कैसे। अब इसी को निकाल, रन किया, कंट्रोल एंटर, 2022 मैच कर लो कितना आ रहा है। अब बाकी का अपना ईयर हेविंग वेविंग लगा लेना, निकल गया ना। अभी तीसरा सवाल देख लो, डिस्प्ले द अमाउंट ऑफ द टोटल सेल्स बाय द जेंडर। मेल की सेल कितनी हुई है, फीमेल की कितनी हुई है, कैन डू दिस, करो। सॉल्यूशन नंबर 3, बताओ कैसे करोगे। अरे कुछ नहीं करना है, ग्रुप बाय में जाओ, ठीक है। और भाई कस्टमर टेबल की, हाँ कस्टमर की कस्टमर जेंडर लगाओ। और क्या करना है, यहाँ पे लिखो कस्टमर की कस्टमर जेंडर, और तो टोटल तो आ ही रहा है यार। आ गया। अब अपने आप करना। चौथा सवाल देख लो, आपको बताना है प्रोडक्ट वाइज टोटल सेल, इसमें प्रोडक्ट के हिसाब से निकालना है। अगला 5वां सवाल है, आपको इसमें बताना है मॉनिटर की कितनी क्वांटिटी सेल हुई है, ठीक है। 6वां सवाल है जिसमें आपको निकालना है हर प्रोडक्ट की क्वांटिटी कितनी कितनी सेल हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये खत्म होता है। जाते जाते मैं अपनी तरफ से एक चीज बता रहा हूँ, वो आपके कोर्स में थी, आप भूल गए पूछना, फिर बता देता हूँ मैं, मुझे याद है, ठीक है। देखो, एक चीज आप लोगों ने जो यहाँ मिस करी है वो है लिमिटेड डाटा कैसे सिलेक्ट करते हैं। कोई डाटा जब आपके पास आता है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा यूज माई डेटा बेस, इसमें मेरे पास एक टेबल है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। तो ये मेरे पास टेबल है, ठीक है। और इस टेबल में मान लीजिए मुझे केवल 2 रिकॉर्ड सेलेक्ट करने हैं, ऊपर के, केवल ऊपर के 2 रिकॉर्ड सेलेक्ट करने हैं। तो मैं लिखूंगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय लिमिट टू, 2 रिकॉर्ड आएंगे, देखिए 2 रिकॉर्ड आएंगे। अब मान लीजिए इसमें आपके पास इस तरीके से डाटा है, आपसे कोई बोल दे कि आपकी कंपनी में जो हाईएस्ट सैलरी लेता है, सबसे ज्यादा टॉप का बंदा बताओ, सबसे ज्यादा हाईएस्ट सैलरी जो बंदा लेता है उसका रिकॉर्ड निकाल के दो। तो देखो क्या करना, आप लिखना सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय ई सैलरी, डिसेंडिंग ऑर्डर लगा दो।
तो डाटा हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ आएगा, और आपको टॉप का बंदा चाहिए, लिमिट 1 कर दो, आ गया। अब इसमें ऑफसेट क्या होता है वो भी समझ लो, लिमिट ऑफसेट। अब अगला जो पॉइंट रहता है, फंक्शन रहता है, उसको बोलते हैं हम लिमिट ऑफसेट। लिमिट ऑफसेट में क्या होता है, देखो मेरे पास ये डाटा है और ये सारे एम्प्लॉयज हैं, ये सारे एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, और इनकी सैलरी वैलरी मेरे को यहाँ पे दिख रही है सबकी, ऑर्डर बाय ई सैलरी, इसको डिसेंडिंग कर देते हैं, तो ये सारा डाटा दिख रहा है। किसी ने आपको बोल दिया सेकंड हाईएस्ट सैलरी जिसकी है ना वो रिकॉर्ड निकालो, और ये इंटरव्यू में पूछा जाता है, कौन सा क्वेश्चन है, सेकंड हाईएस्ट सैलरी निकाल के दिखाओ, ये पूछ लेते हो। हाईएस्ट तो निकल जाता है, लोएस्ट भी निकल जाता है, सेकंड हाईएस्ट कैसे निकल, देखो आप क्या करना है यहाँ पे, आप लिखना लिमिट 1, ऐसा करने से पहला रिकॉर्ड आ जाएगा, लेकिन हमें पहला नहीं चाहिए, दूसरा चाहिए, तो आप यहाँ पे कॉमा लगा देना, तो ये जो आपने कॉमा से पहले नंबर लिखा होगा उतने रिकॉर्ड छोड़ देगा, स्किप कर देगा, तो पहला रिकॉर्ड क्या करा उसने, स्किप कर दिया। अब उसके बाद मैंने जितना नंबर लिखना है उतने नंबर उसके बाद उठाएगा, तो मुझे उसके बाद केवल एक रिकॉर्ड ही उठाना है ना, सेकंड हाईएस्ट तो एक ही हो गया ना, तो एक लिखोगे आप, तो सेकंड हाईएस्ट रिकॉर्ड 33,000 वाला है। अभी भी आपके पास 7 मिनट बच रहे हैं, कागज खोलो उसको और उसमें देखो कुछ रह तो नहीं गया, और यही प्राथमिकता हर मॉड्यूल में रखो जब भी आप पढ़ाई करते हो। एसक्यूएल में नहीं होता फैच, सीक्वल में, सीक्वल सर्वर में होता है, माई सीक्वल में। ये ऑर्डर लगा दिया, ये ऑर्डर लगा दिया, ये फैच हो गया,